हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। और दोस्तों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो जरूरी नियम है उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। साथ ही दोस्तों, जब हम इस नियम को लगाएंगे तो आगे चल करके हमें एच और के की वैल्यूज पता करनी होती है और उसके लिए भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। दोस्तों, इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने के लिए 5 नियमों के बारे में पढ़ा था और अनेक सारे सवालों को भी हमने हल किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे तथा इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसके टॉपिक्स के भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। तो जरूर जाइए, जरूर देखिए दोस्तों। अब चलिए चलते हैं, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों, नियम क्या कहता है सुनिए। यदि दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में रहेगा आपके पास, ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0, ठीक है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस रूप में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x रेस्ट टू पावर a y रेस्ट टू पावर b, फिर ब्रैकेट में एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स रेस्ट टू पावर p y रेस्ट टू पावर q, फिर आर वाई डी एक्स प्लस एस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप उसको इस रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जहां पे ए बी एम एन पी क्यू आर और एस ये सभी क्या है, अननोन कांस्टेंट हैं, तब ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन होता है? ऐसा फंक्शन जिसको उस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x के पावर में h, y के पावर में k। यानी कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है तब ऐसी स्थिति में उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x टू पावर h, y टू पावर k। और h और k कौन है दोस्तों? तो h और k की वैल्यूज पता करने के लिए ये आपके पास फॉर्मूला है, दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके आप h और k की वैल्यू पता करेंगे, फिर h और k की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिलेगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। और एग्जैक्ट बन जाने के बाद तो सॉल्व करना बड़ा ही आसान है दोस्तों। तो चलिए, अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या। तो इसके लिए हमें आप देखेंगे यहाँ पे y dx प्लस मतलब एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, यानी कि वाई डी एक्स और एक्स डी वाई वाले टर्म्स को आप इकट्ठा कीजिए यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ पे वाई डी एक्स और एक्स डी वाई आपको चेक करना होगा कहाँ कहाँ पर है ये। तो देखो, वाई डी एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे एक्स डी वाई आपको दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी देखो वाई डी एक्स यहाँ पे कहाँ है, ठीक है, यहाँ पे वाई डी एक्स तो है परंतु वाई डी एक्स के साथ एक्स डी वाई भी चाहिए हमको। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ज्यादा कुछ अगर आपको डाउट लगे या समझ में ना आए कि इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कुछ मत करो, पहले तो आप मल्टीप्लाई कर लो। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x y dx 2y क्यूब dx, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया अंदर। अब इधर से आप देखो 2x और dy सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 4x स्क्वायर dy, 3 2 6y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। हमें जिस रूप में इसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस रूप में हमें एक्सप्रेस करना है उसका फॉर्म अपन देखते हैं। y dx और x dy वाला यहाँ पे एक ब्रैकेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने को y dx दिख रहा है और ये भी y dx है, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। हमको क्या लेना है, y dx के साथ x dy वाला कॉम्बिनेशन। तो y dx के साथ x dy वाले को हम साथ में लेते हैं और देखते हैं कॉमन क्या निकलता है। तो आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है तो x कॉमन निकाल लीजिए। y कॉमन निकल रहा है क्या? y कॉमन नहीं निकल रहा है तो y की पावर 0 समझिए। अब देखो अंदर क्या बचता है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब अंदर आपके पास बचेगा 3y dx और उधर बचेगा आपके पास
क्योंकि x कॉमन निकल चुका है तो 4x dy बचेगा दोस्तों। ठीक है, x कॉमन निकल चुका है, y कॉमन नहीं निकल रहा था, y की पावर 0 लिख दी, क्योंकि हमको x के पावर a y के पावर b इस पैटर्न को रखना है। तो y के पावर b, तो y के पावर b के रूप में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो y के पावर 0 लिख दिए। तो इनका काम हो गया। और ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको y dx और x dy चाहिए था। ठीक है, चलिए इनको देखो क्या कॉमन निकल रहा है दोस्तों। हमको एक्स वाई वाला पैटर्न बाहर चाहिए ही चाहिए, इसलिए आपको एक्स देखो कॉमन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, डी एक्स है परंतु एक्स नहीं है ना भाई। और यहाँ पे एक्स है, लेकिन कॉमन होने के लिए दोनों में होना चाहिए कॉमन निकलने के लिए। तो चलो नहीं निकला कॉमन, तो एक्स का पावर 0 बोलो। वाई कॉमन निकल रहा है क्या? यस, वाई का तो स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब देखो अंदर क्या बच रहा है, 2 बचेगा, y बचेगा dx, और इधर दोस्तों 6x dy, क्योंकि y इस पर कॉमन निकल चुका है। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0। दोस्तों गौर कीजिए, अब आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है आपको प्रश्न में, हमने पहले इसको गुणा किया, गुणा करने के बाद कॉमन निकाला, अब ये इस रूप में आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, हूबहू दिखाई दे रहा है। अगर आप इसका इससे कंपेयर करते हैं दोस्तों, कंपेयर करते हैं, तो देखो a की जगह दिख रहा है आपको 1, b की जगह दिख रहा है 0, m कौन है? m जो y dx के साथ है वो m है, तो यहाँ पे y dx के साथ 3 है, तो m की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, उसके बाद आप इधर देखो p की वैल्यू कितनी है दोस्तों? p कौन है? जो यहाँ पे x की पावर में है, जो कि यहाँ 0 है। q कौन है? वो 2 है। r कौन है? r कौन है? y dx के साथ जो है वो r है, तो y dx के साथ यहाँ पे 2 है, और s है 6। तो ए बी एम एन पी क्यू आर एस की वैल्यूज आपने निकाल ली। तो यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? x के पावर h और y के पावर k, है ना भाई, x के पावर h इंटू वाई के पावर k। और जहाँ h k की वैल्यू किस तरह अपन पता करेंगे? ये जो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस आपको दिस इक्वल दिस और दिस इक्वल दिस, इनको अपन सॉल्व करके h और k की वैल्यू पता करेंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे where h and k are given by solving the equations a plus h plus 1 upon m, b plus k plus 1 upon n, and, ठीक है, and यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं p plus h plus 1 upon r और q plus k plus 1 upon s। दोस्तों अब आप वैल्यूज रख लीजिए, सबकी वैल्यूज रख लो। चलो a की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? a की वैल्यू 1, तो यहाँ जब 1 रखोगे a की वैल्यू तो 1 1 2 हो जाएगा, तो h प्लस 2 हो जाएगा। m की वैल्यू 3 है, यहाँ b की जगह रखेंगे 0, तो हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन n। n की वैल्यू 4 है, तो 4। एंड p प्लस h प्लस 1, तो p की वैल्यू तो 0 है, तो 0 मतलब कि सिर्फ h प्लस 1 अपॉन r यानी 2। q की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो k प्लस 3 अपॉन हो जाएगा ये s की वैल्यू 6। इसको सॉल्व कर लो दोस्तों आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो कितना मिलेगा यहाँ पे? 4h प्लस 8 3k प्लस 3। तो यहां से आपको मिलेगा 4h माइनस 3k, 4h माइनस 3k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और इधर मिलेगा दोस्तों, ठीक है, 6h प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 6। ठीक, तो 6 6 कटेगा, और यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 3h, क्योंकि 2 एकम 2 3 6 कटेगा, तो k की वैल्यू 3h मिल गई। अब यहाँ पे आप k की वैल्यू 3h रख दो दोस्तों, तो चलिए देखो क्या वैल्यू मिलती है। तो आप अगर यहाँ पे रखते हो k की जगह 3h, तो 4h माइनस 9h, 3 3 से 9h प्लस 5 हो जाएगा, 0 जाएगा, तो ये माइनस 5h उधर जाके प्लस 5h, तो 5h इक्वल 5। ठीक है, या h की वैल्यू जाएगी 5/5, दैट इज h इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों h की वैल्यू जब अपन यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 3 बनेगा 3। तो h और k की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा x के पावर 1 इंटू वाई के पावर 3, यानी कि x बाई क्यूब।
अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप दिए हुए समीकरण में आप इसको गुणा कर दो। तो गुणा करने के बाद अब वो एग्जैक्ट बन जाएगा, और एग्जैक्ट बनने के बाद दोस्तों सॉल्व उसको अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक कि कहीं पर भी डाउट हो तो दोस्तों जरूर पूछिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सा ये सवाल है, कहीं पर भी डाउट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी है। दोस्तों यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम y को भी अंदर गुणा करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे y को हम अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए मैं y को गुणा करता हूँ पहले, और इधर से मैं 2x को अंदर गुणा करता हूँ। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन तो जैसा है वैसे ही रहेगा, मतलब वो अपने दिए हुए रूप में रहेगा। अभी हम उसमें बाद में फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुणा करेंगे, तब वो जाकर के एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो 3xy 2y क्यूब, ठीक है, 3xy 2y क्यूब dx प्लस 4x स्क्वायर 6xy स्क्वायर dy बराबर 0। दोस्तों अगर इक्वेशन को, ये तो दिया हुआ रूप है, ठीक है, इसको 1 बोल देता हूं। चलिए अब आप कहेंगे कि सर पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। दोस्तों करेक्ट। वैसे हमने शुरुआत में देखा कि भाई हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन उस फॉर्म में अपने को दिख रहा था, तो हमने डायरेक्ट उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोशिश की। लेकिन कायदे से अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने दे, तो आपका पहला काम क्या रहेगा दोस्तों? पहले आप चेक करो उसको कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। पहला काम, सबसे पहला काम। कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, ये नियम लगाने की बात ही तब होगी जब वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा। एग्जैक्ट नहीं है तब एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का गुणा किया जाता है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने के लिए आपको उन नियमों में से किसी नियम का इस्तेमाल करना पड़ता है। परंतु अगर दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो फिर उसको तो तुरंत ही सॉल्व कर लेना है, उसको तो हम फिर नियम लगाने की जरूरत ही क्या है दोस्तों। इसलिए मैं आपको पहले यही बता देता हूँ कि जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दिया हो, अब वैसे तो हम लोग इसको सॉल्व, मेरे को वो नियम आपको समझाना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना सिखाया कि अगर उस रूप में हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकाल करके सॉल्व करना है अपने को। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आए जो कि आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में हो, देख लो ये दिख रहा है आपको, ये m की जगह पे दिख रहा है और ये n की जगह पे ये दिख रहा है, ठीक है, ये n ये n। तो पहले आप ये चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, और एग्जैक्ट है कि नहीं ये चेक करने की कसौटी क्या है? तो ये चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा डेल्टा m बटे डेल्टा वाई डेल्टा n बटे डेल्टा x के बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है दोस्तों तो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रश्न में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया वो एग्जैक्ट है, और उसके बाद एग्जैक्ट है तो आप तुरंत इंटीग्रेट कीजिए और आंसर लाइए, वो एग्जैक्ट है, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तो जरूरत तब पड़ती है जब दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो, तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए आपको फिर उन नियमों का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। उन नियमों में से ही एक नियम जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था, जिसको अभी हमने मिटाया, वो उन नियमों में से ही एक नियम था। तो हमने आज उसका, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जब आपको पूरे 5 नियम बताए थे, तो 5वें नियम यानी कि इसी नियम में जो सवाल था उसमें हम h और k में जो इक्वेशन प्राप्त होता है उसको हम सॉल्व नहीं किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि भाई इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसलिए मेरे मन में आया कि चलो मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि उस इक्वेशन को सरल तरीके से कैसे ज्ञात किया जाए, मतलब सरल तरीके से उसका सॉल्यूशन कैसे पता किया जाए, ये मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहला काम हमको क्या करना है। पहला काम आपको दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को इस रूप में फिट करना है। अगर वो फिट हो पा रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के रूप में अगर फिट हो पा रहा है, तब वो एग्जैक्ट है कि नहीं पहले आपको चेक करना है। तो उसके लिए ये अपने पास नियम है, डेल्टा एम बटे डेल्टा वाई। यहाँ पे एम ये है, चलिए डेल्टा एम बाई डेल्टा वाई चेक कीजिए तो कितना आ रहा है, 3x प्लस 6y स्क्वायर आ रहा है इसकी वैल्यू। डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स चेक करो तो ये 4 दूनी 8x प्लस 6y स्क्वायर आ रहा है। तो ये दोनों बराबर नहीं है सर, अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन ये बराबर नहीं है ना भाई, यहाँ पे क्लियर करके लिख देते हैं ना भाई। तो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, नहीं है तब ये कहानी आगे बढ़ी है, ठीक है।
तो हमने, चलिए तो अभी आप क्या करेंगे, एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला हुआ है तो इसका गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कितना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स वाई क्यूब। तो चलिए दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे एक्स वाई क्यूब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² वाई के पावर 4 प्लस 2x वाई के पावर 6 dx। मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया एक्स वाई क्यूब का। चलिए वहां पे कीजिए 4x² तो है ही, लेकिन एक्स वाई क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ वाई क्यूब प्लस 6x² वाई के पावर में 5, ठीक है। और ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0। आप खुद चेक कर सकते हैं कि अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो चुका है, ठीक है। आप चेक करके देखिएगा। अब यहाँ पे नया m ये हो गया है और नया n ये हो गया है, तो आप चेक करके देख लेना कि अब डेल्टा m बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा n बाई डेल्टा एक्स आपको बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ पे। और अब आपको सॉल्व करना है दोस्तों, तो सॉल्व करने का नियम तो आपको पता ही होगा। किस तरह से सॉल्व करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस नए बदल चुके इक्वेशन के लिए हमारे पास नया m ये है, और हम इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू dx y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 3x² y के पावर 4 प्लस 2x y के पावर 6 dx, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो दोस्तों, तो कितना आएगा देखो। तो y कांस्टेंट है तो 3y की पावर 4 पूरा कांस्टेंट हो गया, x² का हो जाएगा x³ बाई 3 कटेगा, है ना। तो यहाँ पे 2y की पावर 6 कांस्टेंट हो गया और x का हो जाएगा x² बाई 2। यहाँ से 2 कटा, यहाँ 3 कटा, तो x³ y के पावर 4 x² y के पावर 6। दोस्तों अब क्या करते हैं अपन, अब क्या करते हैं, अब n की बारी है, m का तो हो गया काम, अब n की बारी आएगी तो n के केवल वे टर्म्स लिखते हैं, n के केवल वे टर्म्स जिनमें x ना हो। अब देखो n की जगह कौन है, तो n की जगह ये है और इसमें आपको दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, और दोनों में x आपको शामिल होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। हमें तो n के उन टर्म्स की तलाश रहती है जिनमें x ना हो, तो यहाँ पे एक भी टर्म ऐसा नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए इसका खत्म, इसको कहानी आगे नहीं बढ़ेगा। आप यूं समझिए कि 0 लिख रहे हैं, चलो, और उसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है, तो कांस्टेंट आएगा, मान लो c1 आया, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब फाइनल सॉल्यूशन किस तरह से लिखते हैं, तो दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है, तो x³ y के पावर 4 प्लस x² y के पावर 6, ये एक सॉल्यूशन हुआ ये वाला, और ये प्लस करके ये दूसरा सॉल्यूशन, और इज इक्वल्स टू हम इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट है जो हम लिखते हैं वो c2 बोल लो, फिर c2 माइनस c1 हो जाएगा, उसको नया कांस्टेंट कह देना c, ठीक है। तो x³ y पावर 4 x² y के पावर 6 बराबर c, यहाँ c क्या है, c2 माइनस c1। ये आपका कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन आपका आ गया दोस्तों। कहीं पर भी डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा दोस्तों। x³ y के पावर 4 प्लस x² y के पावर 6 इज इक्वल टू c, ठीक। तो दोस्तों इस तरह से आपको सवालों को बनाना है, और इसके पहले के जो नियम है उन पर आधारित सवालों को हमने पहले वीडियो में कर लिया था, जरूर जाइए उस वीडियो को भी जरूर देखिए, इसको भी अच्छे से देखिए और बहुत तरह सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हमको एक नया टॉपिक शुरू करना है। क्या है वो टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जानने के लिए देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।